हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम या यूं कहें सन 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। लेकिन इस असफल क्रांति ने हिंदुस्तान की राज व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन किया और इस आमूलचूल परिवर्तन में भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। उस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। तो आज की साम्राज्यों की कहानी में, फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में, उसी परिणाम और नए आए साम्राज्य के किस प्रकार के परिवर्तन ने भारत को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव के अधीन 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था। इस घोषणा के आधार पर गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। गवर्नर जनरल देशी रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में एक वायसराय था, जबकि ब्रिटिश भारत का वो गवर्नर जनरल था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र में एक और बात कही गई थी कि जो क्रांतिकारी या विद्रोही 2 जनवरी 1859 तक आत्मसमर्पण कर देंगे उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह रहेगी कि वो किसी अंग्रेज की हत्या करने में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोपी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने जो भारतीय राज्यों के विलय की नीति को अपनाया था उसको त्याग दिया गया और उसने देशी राजाओं को जो गोद लेने की अनुमति है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस अनुमति को भी फिर से प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का, साथ ही साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं का सम्मान करने का पूरा आश्वासन दिया और इस नीति को उन्होंने अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। ब्रिटिश सेना है उसका पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया और इसके लिए पील कमीशन नियुक्त किया गया। बाद में जब पील कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या और अनुपात पहले से कुछ ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया तथा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में 1:3 रख दिया गया था। इसी प्रकार चार्ल्स नेपियर ने एक बात कही थी जो कि बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को लेकर गई थी और उसने बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहकर पुकारा था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का जो रूप देखने को मिला था उस रूप को देखकर एक ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन ने लिखा है कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा नहीं सकते। इसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया और देश में एक अलग ही प्रकार का माहौल बनाने में अपने आप को लगा दिया और फिर षड्यंत्रों का और उपद्रवों का और अंग्रेजों के शोषण का वो दौर शुरू हुआ जिसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान फिर लामबंद होने को मजबूर हो गया था। 1857 की क्रांति के पश्चात एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था और ये अकाल 1866-67 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन उड़ीसा क्षेत्र में पड़ा था और ये भयंकर अकाल 19वीं शताब्दी का आपदा का महासागर कहलाया और इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा का बालासोर क्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 1/3 आबादी इस काल का ग्रास बन गई।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार पहले इसकी भयावहता का अंदाजा नहीं लगा पाई और दूसरा उनके पास उस समय परिवहन के साधनों का अभाव भी था। इसलिए ब्रिटिश भारत के दौरान एक बड़ी आपदा उड़ीसा के अंदर देखने को मिली। हालांकि उड़ीसा में पड़ने वाले इस अकाल से पहले 1860-61 ईस्वी में दोआब का अकाल पड़ चुका था, जो ब्रिटिश भारत में क्राउन के तहत आने वाले उत्तर पश्चिम प्रांतों में गंगा, यमुना, दोआब, रोहिलखंड, अवध का एक बड़ा हिस्सा, पंजाब, दिल्ली, हिसार के भाग, राजपुताना रियासतों के पूर्वी क्षेत्रों को इसने प्रभावित भी किया था और लगभग 20 लाख लोग इस अकाल में मारे गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पर्याप्त कार्य नहीं किया गया, इससे जनता है वो नाराज हो गई थी और उड़ीसा के अकाल ने तो और भी ज्यादा उनके गुस्से को उभार दिया था। भारतीयों में ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी और गुस्सा था। इस बात का एहसास जल्दी ही शेष भारतवासियों को भी हो गया था। दरअसल लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे और लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहे थे और उन्होंने 1872 में उच्च अधिकारियों और राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। साथ ही साथ उन्होंने सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया था, लेकिन उन्हें भी मौत के आगोश में सोना पड़ा। दरअसल शेर अली खान एक भारतीय अफगान ने पठान ने उनकी हत्या कर दी। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के कैदियों के हालात जानने के लिए और सिक्योरिटी इंतजामों की समीक्षा करने के लिए वहां का दौरा किया था और वो दौरा कर रहे थे तो उनका काम पूरा हो भी चुका था और लगभग शाम का 7 बजे का टाइम हो चुका था और लॉर्ड मेयो अपनी बोट की तरफ शाम को वापस आ रहे थे और उसकी बेटी लेडी मेयो उस वक्त बोट में ही उसका इंतजार कर रही थी और बेटी के पास वो वापस जा रहे थे। गवर्नर जनरल का कोर सिक्योरिटी दस्ता, जिसमें 12 सिक्योरिटी ऑफिसर साथ थे, चल रहे थे। शेर अली अफरीदी खुद चूंकि इसी सिक्योरिटी दल का सदस्य रह चुका था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग कहाँ चूक कर सकते थे और कहाँ ये लापरवाह हो सकते थे। शेर अली के पास हथियार था, उसके पास नाई का काम करने वाला खतरनाक उस्तरा औजार के रूप में था और लॉर्ड मेयो अपनी बेटी के पास जैसे ही बोट की तरफ बढ़ रहे थे, उनका सिक्योरिटी दस्ता थोड़ा बेफिक्र हो गया क्योंकि वो लगभग बोट के करीब पहुंच चुके थे, तो वो थोड़ा लापरवाह हो गया। सिक्योरिटी दस्ता अब इत्मीनान से था, थोड़ा बेफिक्र था कि चलो पूरा दिन ठीक ठाक गुजर गया। वैसे भी गवर्नर जनरल तक पहुंचने की हिम्मत कौन कर सकता है, गवर्नर की सिक्योरिटी भेजने की सोचेगा भी कौन। लेकिन यही बेफिक्री उनके लिए समस्या बनकर आने वाली थी, ये कौन सोच सकता था। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल भी हो गई। पोर्ट पर उस वक्त अंधेरा था, उस वक्त रोशनी के इंतजाम बहुत अच्छे और ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। साथ ही साथ सर्दी का मौसम था, फरवरी के इस महीने में अंधेरा जल्दी होता है, तो वैसे ही शाम 7 बजे की आसपास की थी। बिजली के तरह का एक साया छलावे की तरह वायसराय की तरफ झपटा। जब तक खुद लॉर्ड मेयो या उसके सिक्योरिटी दस्ते के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वो गवर्नर खून में सरोबार हो चुका था और शेर खान अफरीदी अपना काम कर चुका था और मौके पर ही लॉर्ड मेयो की मौत हो गई। मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल हुआ है जिसकी इस प्रकार भारत में हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो की याद में उसी साल ढूंढे गए एक नए द्वीप का नाम लॉर्ड मेयो रखा गया था। देखिए, ये बात ये बताती है कि भारतीयों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति या उनके नुमाइंदों के प्रति गुस्सा अभी बरकरार था। लॉर्ड मेयो के द्वारा कुछ बात बताई जाए तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में पहली बार प्रयोग के तौर पर एक जनगणना करवाई गई थी। इसी प्रायोगिक जनगणना के आधार पर भारत में पहली बार 1881 में व्यवस्थित जनगणना करवाई गई, जिसका आधार लॉर्ड मेयो के द्वारा रख दिया गया था।
साथ ही साथ 1872 में ही उन्होंने कृषि विभाग को स्थापित किया और उनकी सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है वो अजमेर की मेयो कॉलेज मानी जाती है। तो इस प्रकार 1800 की क्रांति के बाद भारत है वो अभी भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर या अंग्रेजों के खिलाफ उगरता जा रहा था और में राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती जा रही थी, जो आगामी समय में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। आज की कड़ी में बस इतना ही। साम्राज्यों की कहानी की अगली कड़ी में जानेंगे देश में होने वाली अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां और किस प्रकार वो स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंचती है और भारत की आज़ादी तक अंग्रेजों को घुटने टिकाने में कामयाब होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।